Hello dear students. So this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we are starting part 5 of our vector class. So आज हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेंगे. आज की क्लास में केवल और केवल न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कुछ पैरेललोग्राम के लॉ पर रहेंगे, कुछ जनरल वेक्टर लॉ पर रहेंगे. ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे. आज वाटर करंट के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और क्वेश्चन देखना बेटा, आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप वहां से आइडेंटिफाई करो. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा. चलिए, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो. अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज. कोई बॉडी है, उसके आपको दो वेलोसिटीज गिवन है. वन इज 30 मीटर पर सेकेंड. जो फर्स्ट वेलोसिटी है, लेट मी कंसीडर v1 आपको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट. किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में. एंड अदर इज, लेट मी कंसीडर दिस इज v2. ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन है तो v2 वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ. ड्यू टू नॉर्थ. कैलकुलेट करवाना है द रिजल्टेंट वेलोसिटी VR. रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आप लोग आइडेंटिफाई कर लिया करो सबसे पहले कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये आपका ईस्ट एंड ये आपका वेस्ट. ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में गया है? देखो 30 मीटर पर सेकेंड ये गया है आपका ईस्ट डायरेक्शन में. तो एक वेलोसिटी वेक्टर तो कहां आ गया? ये. दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. और इसी का दूसरा वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है? 40 मीटर पर सेकेंड. तो मान लो दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, ये आपका हो गया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली बात है, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में एक नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री बन जाएगा. और अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, यहां कहीं आपका क्या मिलेगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. फॉर्मूला आप सबको पता है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए. VR क्या होता है? अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा. अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. तो ऑब्वियसली बात है cos 90 जो गया विच इज 0. सो ये कंप्लीट टर्म आपकी किस में जाएगी बेटा? 0 में जाएगी. ओके, सो VR क्या हो जाएगा? विच इज अंडर रूट ऑफ v1 क्या है आपका? 30. तो 30 का स्क्वायर प्लस v2 है आपका 40 का स्क्वायर. सो VR दिस इज 900 एंड दिस इज 1600. सो VR अंडर रूट ऑफ 2500 विच इज 50. सो VR आपका कितना आ गया बेटा? VR आएगा बेटा आपका 50 मीटर पर सेकेंड. VR कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड. चलो, ये तो आ गया क्या? दिस इज अ मैग्नीट्यूड. व्हाट इज दिस? दैट्स अ मैग्नीट्यूड. अभी हम लोगों को एक कंडीशन और भी आइडेंटिफाई करना है विच इज डायरेक्शन. अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखें, अब देखो डायरेक्शन मान लो ये एंगल, इसको एंगल, क्योंकि देखो मैंने बताया डायरेक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आइडेंटिफाई करनी है. किसकी? रिजल्टेंट की. तो मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया बेटा? अल्फा. तो जरा गौर से देखो, ये हो रहा है अल्फा, ये आपका हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. और ये जो कंडीशन है, अगर मैं यहाँ इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो दिस इज ऑल्सो 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहां लग सकता है क्या बेटा? tan अल्फा. tan का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 40/30 4/3. तो आप उसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1.33. तो tan अल्फा आपका है 1.33. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33. tan इनवर्स 1.33. और आप अभी यहाँ तक इसको अभी यहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोगों को नहीं पता कि ये किस तरह से फाइंड आउट होता है या जो भी है इसकी कंडीशंस. ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आप देख सकते हो कि देखो ये tan 45 होता है 1. ओके, एंड tan 60 विच इज √3 यानी 1.73.
तो ये है 1.33, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू इसके बीच में वेरी करी, तो इसका जो अप्रोक्स आंसर आ रहा है वो आ रहा है 53.8। आप लोग आपके जो फोन में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वहां से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ तक भी इसको छोड़ोगे तभी भी ये सही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार इसको नोट करो, और कोई इश्यू होता है तो डिस्कस करना मेरे से कमेंट सेक्शन में, और एक बार रिकॉल करो इस कंप्लीट कंडीशन को, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा समझने की बेटा आपकी, मान लीजिए आप लोग इस डायरेक्शन को नॉर्थ मानते हैं, जनरली मान लिया मैंने, हम लोग जैसे अपनी कॉपी इस पे कॉपी पेन पर करते हैं, नोटबुक पर करते हैं, तो ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये हम लोग वेस्ट मान लेते हैं, ये ईस्ट मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं। बट अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरह से माना तो फिर हम लोग एक डायरेक्शन इसमें गिवन है क्वेश्चन में वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकल डायरेक्शन, वो हम लोग किस तरह से फिर नोट करेंगे। भाई अगर मैं इसको वर्टिकल मानता हूं तो फिर नॉर्थ किसको मानूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन फंस जाए तो आप इसको 3 डायमेंशनल वे में लेना। किस तरह से? 3 डायमेंशनल वे में, वो समझा देता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों को, कि मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ माना, मैंने किसको माना, इसको नॉर्थ माना, तो ये अगर नॉर्थ हुआ तो ये कौन सा होगा, साउथ होगा, ऑब्वियसली बात है। ये अगर नॉर्थ होगा तो ये कौन सा होगा, साउथ होगा, और ये वेस्ट हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो मान लो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये फॉर्मेशन बना मेरे पास में। अब वर्टिकली अपवार्ड कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपवार्ड इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस या इसको वाई एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी हो गई, जेड एक्सिस हो गई, नहीं हो गई। तो आपका 3 डायमेंशनल वे वाला सिस्टम इसमें आप लोग अगर इस तरह से देखें तो देखो ये 3 डायमेंशनल सिस्टम वाला बना हमारे पास में। तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है तो आप इसको 3D वे में लेना। अब इसको डायरेक्शन किस तरह से शो करेंगे हम लोग, देखो जरा गौर से। मान लो ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, और मैं थोड़ा 3D वे में बना रहा हूं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और ये कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया सबको? थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट किया है, यानी ये इस तरह से, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब आप देखो ये डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको ऐसा मत समझना कि ये इसका रिजल्टेंट बन रहा है, नहीं, ये फिर ये इसके अंदर और ये इसके ऊपर की तरफ, इस तरह से मैंने इसको शो किया है। अब वो क्या कह रहा है, देखो जरा गौर से, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो इधर गया कितना, 12 मीटर, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है वो, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन मैंने इधर शो किया है, तो ये ईस्ट हो गया आपका, तो इस डायरेक्शन में कितना है, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड कौन सा है ये, तो दिस इज 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब जरा एक चीज थोड़ा सा सोचने वाली है बेटा, कि ये एंगल और ये एंगल ये कितने कितने रहेंगे, ध्यान रखना ये 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि अगर ये बोर्ड पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है बेटा, अगर इसको ढंग से देखें आप लोग, तो ये इस तरह से और ये इस तरह से है, ठीक है। तो अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो ये इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जो डायरेक्शंस है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन का वेक्टर है और ये ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री, और ये इसके वर्टिकल है, ऑब्वियसली बात है, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा बेटा, 90 डिग्री एंगल ही ये बनाए, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। अब इनके डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड, उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है या रिजल्टेंट क्या होता है, कि अगर हेड टेल मेथड भी यूज करें तो देखो लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर की टेल को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो यही हमारे पास में क्या आता है बेटा,
रिजल्टेंट आता है, ठीक है ना। बट अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखो और से कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि मेरे पास में यहां पर देखें कि 1 2 3 ये तीन वेक्टर मिलके फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। तो मेरे पास में तीन वेक्टर का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला तो मेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए दो वेक्टर का फॉर्मूला है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास में एक ऑप्शन और भी है, ठीक है। जरा गौर से देखो, ये वेक्टर पहले इधर जा रहा है, फिर ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो मैं इसका भी तो पहले एक रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट निकालूंगा मैं इसका, इसको मान लो मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, मैंने r1, क्या मान लिया मैंने इसको r1। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा क्या r1 क्या हो जाएगा बेटा, देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब वो तो cos थीटा है क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो तो किस में चला जाएगा बेटा, जीरो में चला जाएगा। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखें बेटा, दिस इज 144 प्लस 25, दिस इज अंडर रूट ऑफ 169, सो r1 विच इज 13, r1 की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर, ये आपके पास में कितना आ गया 13 मीटर। अब जरा गौर से देखो, ये जो फाइनल रिजल्टेंट है, ये वाला जो फाइनल रिजल्टेंट है, उसके लिए देखो ये यहां से यहां गया और ये यहां से यहां गया और ये रिजल्टेंट मिल गया हमको फाइनल, ठीक है। तो अब अगर इस रिजल्टेंट को मैं क्या मानूं बेटा, r2 मानूं, तो r2 के लिए कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, r1 एंड 6 मीटर, ठीक है। सो r2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, देखो r1 कितना होगा 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज r2 इज, this is 169 plus 36, so r2 is under root of, so सॉल्व करें तो आपका आएगा बेटा 5 9 205, आप इसको अंडर रूट निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बेटा 14.32 मीटर। आपको सॉल्व करना है एक बार, सो r2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में 14.32 मीटर, ओके। तो इस तरह से कुछ एक प्रॉब्लम्स को हम लोग और, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बोर्ड्स में भी कई बार आया है, कई बार ये जनरली जो पीएमटी वगैरह के नीट वगैरह के एग्जाम्स हैं उनमें काफी बार पूछा जाता है, एनडीए में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि टू इक्वल फोर्सेज हैं having their resultant equal to either, मतलब क्या है इसका, मान लीजिए एक कोई फोर्स वेक्टर है, लेट मी कंसीडर दिस इज F1 और ये कोई दूसरा फोर्स है दिस इज F2 और इनका कोई रिजल्टेंट है दिस इज Fr, मान लिया कोई भी, मान लो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में x है, टू इक्वल फोर्सेस, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास में x होगी, एंड देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन दोनों के कैसे है, इक्वल है, इसका भी वैल्यू क्या हो गई बेटा x हो गई। नाउ व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, यानी ये जो थीटा एंगल बनाते थे ना हम लोग, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा, ये रिजल्टेंट जो होता है वो क्या था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। सो अब यहां अगर देखें, अगर चलो इसको एक काम करो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Fr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा, लिख लिया हम लोगों ने जनरली। तो अगर देखें अब Fr की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में x इज, इसकी वैल्यू भी x स्क्वायर प्लस 2x into cos of theta, so x is equal to, this is 2x square plus 2x square cos theta, so 2x square अगर कॉमन हो this is 1 plus cos of theta, ओके। तो अगर यहाँ पर ये सेटअप बना है मेरे पास में क्या कि x is equal to अंडर रूट ऑफ 2x square 1 plus cos of theta, तो यहाँ से क्या कॉमन, या एक काम करते हैं, चलो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, so this is x square, so 2x square 1 plus cos of theta, इससे मैं डिवाइड करवा दूं तो देखो बेटा x square अपॉन 2x square is equal to 1 plus cos of theta,
ये कट हो गया बेटा, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बेटा माइनस ऑफ 1/2। क्या हो गया, माइनस ऑफ 1/2। और कॉस माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू थी थीटा इज इक्वल टू माइनस 120, या फिर इसको सॉरी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। नहीं है तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग आराम से। अगर देखिए cos 120 अगर निकालना है आपको तो देखो 120 यानी 90 प्लस 30 पहुंचा भाई, cos 120 करना है बेटा आपको, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 करेंगे, दिस इज sin 30, बट बेस एंगल किसका है, तो ये माइनस sin 30, दिस इज माइनस 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी रही बेटा हमारे पास में 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरे पास में 120 डिग्री आई। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक तो ये मेथड है, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है ना, मैं कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग ये मेथड पूरा पूरा यूज में लो। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैंने, उससे भी हम लोग देखते हैं जनरली कि जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनके लिए एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला था बेटा, r इज इक्वल टू 2a cos θ/2, ये था मेरे पास में। तो जरा इससे भी लेके देखते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, fr इज इक्वल टू 2 और f की वैल्यू कितनी ली है मैंने, मान लो x cos θ/2, और इसकी भी वैल्यू क्या ली है x, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स है तो x इज इक्वल टू 2x cos θ/2। तो cos यहां से देखो इसका कंप्लीट क्या करवा दो, डिवाइड। सो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा, दिस इज x अपॉन 2x इज इक्वल टू cos θ/2, ये कट हो गया, दिस इज cos θ/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, जरा देखो 60 की वैल्यू होती है, इसकी 60 की वैल्यू ये होती है हमारे पास में। तो अगर यहां से अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें, सो cos θ/2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं cos 60। ठीक है, अब यहां से cos की वैल्यूज को खत्म करो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, θ/2 इज इक्वल टू 60, थीटा की वैल्यू क्या होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, दिस इज 120। तो उस मेथड की बजाय ये जो मेथड है आप लोगों का, ठीक है, ये इजी गोइंग मेथड रहता है, इससे आप लोग इजी वे में किसी भी अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उसकी इंक्लिनेशन एंगल आप इजी गोइंग वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके, तो अभी ये क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या कह रहा है, टू फोर्सेज whose magnitude are in the ratio of 3:5, जो फोर्सेज हैं उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो गिवन है आपको क्या, 3:5, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, यानी और इन दोनों का जो रेशियो है या जो भी उनके फोर्स वेक्टर्स थे उनका जो रिजल्टेंट जो आया है वो कितना आया बेटा 35 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री, दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है 60 डिग्री आपके पास में गिवन है। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, अब आपको रेशियो गिवन है, आपको उनकी जो करेक्ट वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, इजी गोइंग क्वेश्चन है और आया भी है एक बार दो बार एग्जाम्स में, तो एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि मान लिया मैंने, दिस इज फोर्स वेक्टर है, दिस इज मान लो F1 वेक्टर और कितना एंगल पर है 60 डिग्री पे, मान लिया मैंने ये आपका F2 वेक्टर आपके पास में गिवन है और ये एंगल है आपके 60 डिग्री। ओके, अब जो F1 और F2 का जो रेशियो है वो कितना गिवन है आपके पास में 3:5। ठीक है, तो मान लिया जो डिवाइडिंग कंडीशंस थी वो आपके पास में क्या हो गई थी, x हो गई थी। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर इनका मैं फाइनल वैल्यू निकालूं तो दिस इज 3x, तो F1 की वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूं बेटा 3x मान सकता हूं, और F2 की वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूं बेटा 5x। तो दिस इज, लेट मी कंसीडर दिस इज 3x एंड दिस इज 5x, ये वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली। ठीक है ना, अब मुझे एक जनरली इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको एक चीज गिवन है, क्या, जो रिजल्टेंट है, या मैं इसको बोलूं कि लेट मी कंसीडर दिस इज रिजल्टेंट या Fr, वो कितना है आपके पास में 35 न्यूटन। सो अगर मैं देखूं तो Fr की वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 60 डिग्री। सो Fr की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो बेटा 35। F1 क्या है 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस F2 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2F1 F2,
तो 2 इंटू 3x इंटू 5x, तो देखो 5 3 जा 15 2 जा 30 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसको आप कट करोगे दिस इज 15 टाइम्स कट, सो दिस इज 35 इज इक्वल टू, आप देखें बेटा दिस इज 25 एंड 50 40 एंड ये 49 एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 49 एक्स स्क्वायर, सो आप सॉल्व करोगे बेटा इसको, दिस इज 35 इज इक्वल टू 49 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35/7 यानी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में 5 आ चुकी है। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई दैट मींस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस, सो फोर्सेस क्या था, F1 क्या था आपके पास में 3x यानी 3 इंटू 5 15 न्यूटन, यानी फर्स्ट जो फोर्स होगा वो कितना है 15 न्यूटन and F2 is called 5x, so this is 5 into 5, this is 25 न्यूटन, so what for the final answers क्या रहेगा आपके 15 न्यूटन and 25 न्यूटन is your answers, okay, तो चेक करो अपने आंसर्स और कहाँ अगर कोई वेरिएशन रहा है तो उसको चेक करो कि कहाँ पर क्या वेरिएशन रहा है आपके क्वेश्चंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार आपका और इंडिया एंट्रेंस एग्जाम 2002, एक्चुअली ये अभी जो आपका जेई मेंस चलता है ये वही वाला एग्जाम है, पहले ये IEEE के नाम से चलता था, 2002 आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, ओके, यानी दो फोर्सेस हैं अलग अलग, ठीक है, लेट वी कंसीडर एक P है और दूसरा Q है, ठीक है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो है 80 न्यूटन, यानी P प्लस Q आपको कितना दिया हुआ है 80 न्यूटन, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। अब देखो रिजल्टेंट की जो कंडीशन दी हुई है वो क्या होता है P प्लस Q, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 12 न्यूटन, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान करने वाली बात है, मैंने बताया था कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड और उसके साथ में वेक्टर कंडीशन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है, जरा देखो, यानी P प्लस Q तो है 80 न्यूटन, बट मैं अगर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर की बात करूं तो ये कितना दिया हुआ है आपको बेटा 12 न्यूटन, तो यानी वेक्टर कंडीशन से फाइनल मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, तो यानी जो आपके ये रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है बेटा आपको 12 न्यूटन दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन मेरे को पता है क्या होती है रिजल्टेंट वेक्टर में, कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा, ये कहीं नहीं है मेरे पास में, cos थीटा की अभी कोई कंडीशन नहीं है, देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, अब रिजल्टेंट के एंगल को मैंने किससे शो कर देते हैं हम लोग अल्फा से, ठीक है, तो मान लिया कि मान ये आपका कोई भी एंगल है वेक्टर है, मान लो P वेक्टर, और इसी को मैंने मान लो स्मॉलर वेक्टर भी मान लिया, वो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड का, यानी P को मैंने क्या मान लिया, मान लो स्मॉलर मैग्नीट्यूड मान लिया, और यहां से ये आपका क्या हो गया बेटा रिजल्टेंट, जो कितना एंगल बना रहा है बेटा 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है Q वेक्टर जो होगा कहीं इस डायरेक्शन में होगा, अगर P इधर है रिजल्टेंट इस तरह से है तो ऑब्वियसली बात है Q वेक्टर कहीं यहाँ कहीं होगा इसका, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में थीटा, बट ये मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, बट एक चीज गिवन है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 90 डिग्री, सो tan अल्फा के लिए फॉर्मूला था मेरे पास में Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos ऑफ थीटा, ये एक वैल्यू मेरे पास में अवेलेबल थी, तो जरा यहाँ से देखें, अगर हम लोग यहाँ से टर्म निकाल सकते हैं, क्या देखो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90 की, tan 90 कितना होता है बेटा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 1/0 इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos ऑफ थीटा, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो ये तो 0 में चला गया, तो P प्लस Q cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0, क्या आ गया P प्लस Q cos थीटा विच इज इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन मेरे पास में ये बनी, तो इस कंडीशन को अलग से हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे, सो P प्लस Q cos थीटा
विच इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये मिली बेटा मेरे पास में, और एक कंडीशन थी मेरे पास में P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18। इन दो कंडीशंस को यूज करते हुए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है देखो, अब रिजल्टेंट मेरे को गिवन था और एक चीज और भी गिवन थी, क्या? रिजल्टेंट कितना? 12 न्यूटन, ठीक है ना। सो आर के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है मेरे पास में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब जरा एक बार थोड़ा सा अगर देखो कि कंडीशन कहीं नहीं है, बट मैं अगर डायरेक्टली कॉस थीटा को ही रिमूव कर दूं तो यहां से देखो P प्लस क्यू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0 है। सो क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा को मैं माइनस ऑफ P लिख सकता हूं, इस P को उधर ट्रांसफर कर दूं तो जरा देखो R इसको स्क्वायर खोलो, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P। अब क्यू कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं, माइनस ऑफ P, ठीक है। सो R स्क्वायर विच इज P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर, ओके। चलो यहां तक कंडीशन होगी। अब देखो अगर मैं इस Q को P की टर्म में ही ले दूं, इस Q को भी हटा दूं और इसको यहां पर भी अगर P की टर्म अगर आ जाए तो मैं इस इक्वेशन को इजी गोइंग वे में सॉल्व कर सकता हूं। कहां से? यहां से, क्योंकि P प्लस Q कितना था बेटा मेरे पास में, देखो 18 न्यूटन है। सो ऑब्वियसली बात है Q क्या हो जाएगा, 18 माइनस P, जनरल टर्म है तो ये यहां प्लेस करूंगा, ठीक है। सो आर स्क्वायर विच इज P स्क्वायर प्लस 18 माइनस P का होल स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर। सो विच इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, अब देखो 18 का स्क्वायर 324 कितना होता है, 324। तो 324 प्लस P स्क्वायर माइनस 36P माइनस 2P स्क्वायर। अब और R की वैल्यू कितनी थी, 12, विच इज 144 P स्क्वायर। अब देखो इसको मैं कंप्लीट ओपन कर रहा हूं, 324 प्लस P स्क्वायर माइनस 36P माइनस 2P स्क्वायर। तो देखो P स्क्वायर 2P स्क्वायर एंड माइनस 2P स्क्वायर, ये कंप्लीट खत्म हो गया बेटा। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 144 माइनस 324 माइनस 36P और ये हो गया आपका 180 माइनस ऑफ 180 माइनस 36P, ये कट हो गया बेटा। सो P की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाई 36। सो ये कितने बार कट हो रहा है बेटा, देखो 3 2 दिस इज 5। सो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में, P की वैल्यू आ गई बेटा 5 न्यूटन। P की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5 न्यूटन। अब P की वैल्यू अगर 5 न्यूटन आ गई है तो जरा देखो ये कंडीशन है आपके पास में, तो Q क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5, कितना 18 माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सो Q इज इक्वल टू आपका 13। ओके, तो इस कंडीशन से आप लोग अलग अलग टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से और फिर इसको कैलकुलेट करके देखना अच्छे से। जनरल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और इन्हीं टर्म्स को हम लोग आगे क्वेश्चंस में यूज करें।